हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पर्वत, उसके बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, फिर मध्य प्रदेश की नदियाँ, सिंचाई परियोजना, साथ में मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या किया है, कवर किया है। आज के इस लेक्चर में हम एमपी के फॉरेस्ट यानी मध्य प्रदेश के वन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे से हर साल एक ना एक प्रश्न हमें ज़रूर देखने को मिलता है। यह पूरा डाटा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से अपडेटेड है। आपको इसके अलावा कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने पूरे डाटा को अपडेट किया है। आज के इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। साथ साथ लेक्चर जब हमारा समाप्त होगा उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहले जानते हैं कि सर वन क्या होता है, यानी फॉरेस्ट क्या होते हैं। जब हम वन की बात करते हैं तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार कहा जाता है कि वह क्षेत्र जो कि वृक्षों से ढका होता है, यानी वह एरिया जो कि ट्रीज यानी वृक्षों से क्या होता है, कवर्ड यानी ढका होता है। ठीक है, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वन बोला जाता है या फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। एमपीपीएससी ने 3-4 बार यहाँ से पूछा ही है प्रश्न, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की जाती है। यह एग्ज़ाम में आया हुआ है 3 से 4 बार, इसलिए आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति सन 1952 में लाई जाती है, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं होता है। जब मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा होता है, उस दौरान 1952 में सबसे पहली वन नीति लाई जाती है। उसके बाद में अभी वर्तमान वन नीति, दूसरी वन नीति मध्य प्रदेश की 2005 में लाई गई, और अभी नवीन वन नीति आई है 2018 में। तो इन सबको याद रखना है आपको। क्या बताया मैंने, वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई सन 1975 को की जाती है, जिसका मुख्यालय हमें भोपाल में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में लाई जाती है। उसके बाद दूसरी वन नीति 2005 में आती है, और वर्तमान जो वन नीति है वो 2018 में से लागू है। सर, ये वन नीति बनाने का इनका मतलब क्या होता है, यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होती है, आप इस पे थोड़ी सी हमें बात बता दीजिए। तो यहाँ सीधी सी बात है कि फॉरेस्ट को क्या करना है, संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है कि फॉरेस्ट को हमें किस प्रकार से संरक्षित करना है, फॉरेस्ट का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं, उन सभी के लिए क्या बनाई जाती है, वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण हमें बताइए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न हमने यहीं से देखे। तो देखो, हम इसको 4 से 5 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वन विभाग के आधार पर पढ़ेंगे, उनने अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन में क्या किया है, वनों को वर्गीकृत किया है। उसके बाद हम भौगोलिक आधार पर पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आ रहा है, यानी मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर, क्यों पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, यानी मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके कारण मध्य प्रदेश में वन भी आपको कैसे देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय प्रकार के देखने को मिलेंगे। फिर हम प्रादेशिक आधार पर देखेंगे वनों का वर्गीकरण, तो विंध्यन कैमूर वन क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी वन क्षेत्र, नर्मदा का दक्षिणी वन क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वृक्षों की प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन की हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कि सर प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 3 भागों में प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया है। एक है आरक्षित,
दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वन की। सर आरक्षित वन क्या होते हैं? तो आरक्षित वन की हम बात करते हैं तो यह क्या होता है, प्रशासन के देख रेख में इनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। कि इनका प्रबंधन किस में होता है, प्रशासनिक देख रेख में होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इन वनों के अंदर कभी आपको प्रवेश करना हो या लकड़ी काटना हो तो आप ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते। इनमें क्या होता है, प्रशासनिक जो नियम होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं। अब प्रशासनिक नियम जो कठोर है तो उसके कारण क्या होगा, आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना, ये सब क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब ये आपको याद रखना है कि सर जो आरक्षित वन, संरक्षित वन, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा। याद नहीं होता तो ऐसे याद रखना कि जैसे आरक्षित है, आरक्षित को आप जोड़ देना आरक्षण से। अब आपको लगता है कभी आरक्षण समाप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो क्या होगा कि कठोर नियम है उसके कि भैया कोई जाति बहुत कमज़ोर है तो उसके लिए आरक्षण दिया है। तो ये क्या है ना कि अभी भारत पूर्ण रूप से उस एक कमज़ोर वर्ग से अभी उभर नहीं पाया। इस कारण क्या है, आरक्षण हमेशा चलता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन ख़त्म भी हो जाए। तो इस बात पे हम बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई है कि आरक्षित वन यानी आप आरक्षण से याद कर लेना कि इसमें क्या होगा कि सर नियम कठोर होंगे, इसमें आवागमन, लकड़ी काटना, ये सब दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं कि सर कुल आरक्षित वन कितना है। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग 61,886, कितना, 61,886 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है वो क्या है, आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। यानी मध्य प्रदेश का टोटल वन क्षेत्र कभी 100% है तो उसका लगभग 65.3% भाग किसके अंतर्गत आता है, आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक आरक्षित वन की हम बात करते हैं तो खंडवा जिले में हमें देखने को मिलता है और न्यूनतम बात करते हैं तो छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे आइए संरक्षित वन की बात करते हैं। तो संरक्षित वन की जब हम बात करते हैं तो इनका भी क्या करती है, राज्य सरकार बनाती है। संरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित कौन करती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रशासनिक देखरेख के साथ है, परंतु इनके नियम क्या होते हैं, थोड़े कठोर नहीं होते हैं, थोड़े सरल होते हैं। ठीक है, तो यानी इनके नियम क्या होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। इसमें आवागमन, पशुचारण की सुविधा होती है, लेकिन लकड़ी काटना दंडनीय अपराध होता है। पर इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है कोई सा आरक्षित वन, तो जनजाति अधिनियम 2006 के अनुसार क्या कहा जाता है कि जनजाति को किसी भी क्षेत्र में के आइट साइड जितने भी जंगल का इस्तेमाल वह आसानी से कर सकते हैं। तो 2000 अधिनियम के तहत क्या होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वन की कटाई कर सकते हैं। अब कुल संरक्षित वन की बात करते हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना है, 31,098 वर्ग किलोमीटर है। कितना है संरक्षित का, 31,098 वर्ग किलोमीटर कुल वन क्षेत्र है। कौन सा, संरक्षित वन। सर्वाधिक संरक्षित वन खंडवा में देखने को मिलते हैं, न्यूनतम छतरपुर में। अवर्गीकृत वन की बात करते हैं तो जो संरक्षित और आरक्षित वन के अंतर्गत नहीं आते वह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है, जिसमें प्रशासन का देखरेख बहुत कम होता है। साथ साथ इसमें क्या होते हैं और गवर्नमेंट का ध्यान भी कम होता है, तो आप पशुचारण, आवागमन, पेड़ों की कटाई ये सब कर सकते हैं। तो यानी पर क्या करना है आपको, जो लकड़ी की आप कटाई करेंगे वो अनुमति से ही करना है। बिना अनुमति से पेड़ काटना आज के डेट में दंडनीय अपराध है। तो इसमें याद रखना है कि अवर्गीकृत वन में ये सब सुविधाएं रहती हैं। मध्य प्रदेश में कुल अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है, 1075 वर्ग किलोमीटर है मात्र। ठीक है, तो यानी लगभग कितना, 1.8%। अब देखो सर्वाधिक अवर्गीकृत वन आपको छतरपुर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूनतम यहाँ पे क्या थे, संरक्षित और वो थे, और न्यूनतम अवर्गीकृत वन हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, खंडवा में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आरक्षित वन लगभग 65.3% भाग पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं,
आरक्षित प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम दूसरे वर्गीकरण की ओर चलते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण है सर वन विभाग के आधार पर, जिसमें उसने अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन के अंतर्गत क्या किया गया है, उसे वर्गीकृत किया गया हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी केनोपी, कि सर केनोपी क्या होती है। तो केनोपी कुछ नहीं होती है, वृक्षों का आवरण ही होता है। क्या होता है, वृक्षों का आवरण को ही क्या बोलते हैं, केनोपी बोलते हैं। यानी आपने अपना बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद के द्वारा आइट साइड कितनी जगह पर उसने फैला हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, केनोपी बोलते हैं। यानी क्या होगा कि आप ऐसे समझ लिए कि उनका आइट साइड का क्षेत्र, उनका घनाव कितना है आइट साइड, तो उसी को क्या बोलते हैं, केनोपी बोलते हैं। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार खुले वन की केनोपी क्या होती है, तो इसीलिए मैंने लिख के लाया हूँ। तो अति सघन वन की आपको केनोपी याद रखना है। यहाँ पर वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। कितना, 70% से अधिक होता है। वो किसके अंतर्गत आता है, अति सघन वन के अंतर्गत आता है। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है, अति सघन वन का 6,665 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। यानी लगभग 2.16% के अंतर्गत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कौन से आते हैं, अति सघन वन आते हैं। सर्वाधिक अति सघन वन हमें बालाघाट में देखने को मिलता है और न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिलेगा, उज्जैन में। फिर मध्यम सघन की बात करते हैं तो यहाँ पर वृक्षों की कैनोपी 40 से लेके 70% के लगभग होगी, तो वो किस में आएगा, मध्यम सघन वन के अंतर्गत आएगा। ये उसका क्षेत्रफल कितना है, 34,209 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश में मध्यम सघन वन है, जिसका कुल प्रतिशत 11.10% है। ठीक है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बालाघाट में, और न्यूनतम कहाँ पर, शाजापुर में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं सर खुला वन क्या होता है। तो खुला वन में क्या होगा कि जिनमें क्या होगी, वृक्षों की कैनोपी 10 से लेके 40% के मध्य होगी, उसको किसके अंतर्गत लाएंगे, खुला वन के अंतर्गत हम लेके आएंगे। अब मध्य प्रदेश में खुला वन का एरिया कितना है, 36,619 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, खुला वन है। यानी लगभग 11.88% भाग पर क्या है, खुला वन पाया जाता है। सर्वाधिक खुला वन हमारा श्योपुर में है और न्यूनतम कहाँ पर है, उज्जैन में। अब यहाँ पर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, प्रशासनिक, ठीक है, तो आपको वन विभाग के आधार पर कौन सा खुला वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रशासनिक आधार पर हमने क्या देखा था, सर्वाधिक कौन सा, आरक्षित प्रकार का वन पाया जाता है। मैप में देखते हैं तो आप ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर अति सघन वन हमें देखने को मिलता है। बुंदेलखंड रीवा पन्ना के पठार में जाएंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यम सघन वन देखने को मिलेगा। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और निमाड़ वाले क्षेत्र में हमें कैसे देखने को मिलेगा, खुला वन देखने को मिलेगा। अब देखो ये तो मैप हुआ। एक और बात याद रखना कि सर यहाँ पे हमने 10 से 40 देखा, 40 से 70 देखा और 70 से अधिक देखा, तो 10% से कम कैनोपी वाले वृक्षों को क्या कहा जाएगा, तो उसको किसके अंतर्गत नापते हैं, झाड़ियों के अंतर्गत लाते हैं जिनकी कैनोपी 10% से कम होती है। मध्य प्रदेश में लगभग 1.77% भाग पर क्या देखने को मिलती है, झाड़ियाँ देखने को मिलती है। यानी 5,456.5 वर्ग किलोमीटर पे हमें क्या देखने को मिलती है, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक झाड़ियों की बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो पन्ना जिले में सर्वाधिक झाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, यह हुआ मध्य प्रदेश के वनों का दूसरा वर्गीकरण। तीसरे ही हम बात करते हैं तो भौगोलिक आधार पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक आता है आर्द्र पर्णपाती वन, एक होता है पर्णपाती वन और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब पर्णपाती से अर्थ क्या होता है, तो पर्णपाती से आपको समझना है वह वृक्ष जो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। किसको गिरा देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, पर्णपाती बोलते हैं। अब सर वृक्ष जो होते हैं वो क्यों गिराते हैं पत्तियां, तो आपको याद रखना कि वृक्ष जो पत्तियां गिराते हैं उनका मूल कारण रहता है पानी की कमी। पानी की कमी के कारण ही क्या होता है, कोई भी वृक्ष अपनी पत्तियों को गिराता है। अब अपन ने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़े थे, वर्षा ऋतु पढ़ी थी। वर्षा ऋतु में हमने देखा था सर पूर्व की तरफ क्या होता है, ज़्यादा पानी गिरता है, पश्चिम में कम गिरता है, उत्तर में और कम गिरता है, ऐसा हमने देखा था। अब क्या होगा
कि पूर्वी तरफ क्षेत्र में क्या होगा कि वृक्षों पूरी पत्तियां नहीं गिराएंगे, क्योंकि उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो इस कारण हम देखेंगे कि पूर्व तरफ हमें कैसे वन देखने को मिलेंगे, पर्णपाती अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। फिर हम बीच में आएंगे तो बीच में क्या होता है, मध्य प्रदेश के थोड़ा कम पानी गिरता है, तो क्या होगा कि यहाँ के वृक्ष क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पत्तियां गिरा देंगे, तो उन्हें पर्णपाती बोल देंगे। फिर शुष्क पर्णपाती, यहाँ पर कम पानी गिरता है और वहाँ के वृक्ष क्या पत्तियां भी गिरा देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले अर्ध पर्णपाती वन क्या होते हैं कि यहाँ पर 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, अर्ध पर्णपाती वन पाए जाएंगे। यानी वह वृक्ष जो आधी पत्ती गिरा देते हैं, पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसके अंतर्गत साल के वृक्ष आते हैं, बीजा का वृक्ष आता है, हर्रा का वृक्ष आता है, महुआ का वृक्ष आता है। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट, शहडोल, मंडला, सीधी यानी मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र आप बोल सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती की तो यहाँ पर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में आते हैं। फिर उसके अंतर्गत सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष आते हैं। यहाँ मेनली हमें कहाँ पर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो अब मैप से मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं कि सर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर शिवपुरी, मुरैना, भिंड यानी आप क्या बोल दोगे, मध्य भारत के पठार में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बबूल, तेंदू, कीकर, हर्रा आदि आते हैं। एक बार पूछा था कि हर्रा जो वृक्ष है वहाँ मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो मध्य भारत क्षेत्र में पाया जाता है। तो वो किस प्रकार का है, शुष्क पर्णपाती वन है। मैप में देखते हैं तो ये देखो, इधर पूर्वी क्षेत्र में अर्ध पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। यहाँ मध्य में हम देख रहे हैं तो हमें कैसे मिल रहे हैं, अर्ध पर्णपाती वन मिल रहे हैं। फिर इधर आ रहे हैं तो हमें किस प्रकार के मिल रहे हैं, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। यानी मैंने वर्षा के आधार पर ही बताया, सबसे पहले आधी पत्ती गिराने वाले, फिर पूरी पत्ती गिराने वाले, फिर पानी की कमी ज़्यादा के साथ पत्तियां गिराने वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं, हम चौथे वर्गीकरण की बात करते हैं। तो चौथा वर्गीकरण है प्रादेशिक आधार पे। पहला है विंध्यन कैमूर वन क्षेत्र, जो रीवा पन्ना वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी जो क्या है कि मालवा की दक्षिणी सीमा से, मैप में देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। यानी ये वाले क्षेत्र से लेके इधर पूरे में पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, विंध्यन कैमूर क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पर बिरल वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बिरल यानी थोड़ी दूर दूर। फिर शिवपुरी, मुरैना वन क्षेत्र आ जाएगा, यानी ये वाला जो क्षेत्र आएगा मेनली ऊपर वाला, इसमें कैसे पाए जाएंगे, कटीले वन पाए जाएंगे, क्योंकि पानी की कमी के कारण कैसे वन पाए जाते हैं, कटीले वन लगते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र यानी ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सागौन, साल आदि। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में आप देखो, कहीं पे बिरल पाए जा रहे हैं, कहीं कटीले पाए जा रहे हैं, कहीं सघन पाए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, वनों का असमान वितरण हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। एक प्रकार के वन हमारे यहाँ नहीं लगे हुए कि सब जगह अर्ध पर्णपाती नहीं लगे हुए, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में कैसा वनों का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं वृक्षों की प्रजाति के आधार पर। तो सबसे पहला आता है सागौन वृक्ष, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है, टेक्टोना ग्रैंडिस किसका नाम है, सागौन वृक्ष का नाम है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमें सागौन देखने को मिलती है, लगभग 20% भाग पर। MPPSC ने पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि लगभग 20% भाग पे हमें क्या देखने को मिलता है, सागौन वृक्ष देखने को मिलते हैं। फिर आगे याद रखना कि सतपुड़ा और बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें मेनली कौन सी देखने को मिलती है, सागौन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि इससे इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिनसे फर्नीचर उद्योग में इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, फर्नीचर उद्योग में करते हैं। फिर सालवन, सोरिया रोबुस्ता, इसका साइंटिफिक नाम है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के लगभग 5% भागों में पाया जाता है। साल वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, साल वृक्ष पाया जाता है, क्योंकि यह क्या अत्यधिक घने वृक्ष हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बघेलखंड क्षेत्र में प्राप्त होता है। फिर मिश्रित वन, लगभग मध्य प्रदेश के 60% पार्ट पर कौन सा पाया जाता है, मिश्रित वन पाया जाता है, ठीक है, महुआ, पलास आदि। फिर एक है बांस, बांस का आपको साइंटिफिक नाम याद रखना है, डेंडोकेलेमस। क्या है, डेंडोकेलेमस।
इसकी बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश भारत में उत्पादन के तौर पर कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में हाल ही में क्या किया गया था कि 2013 में बांस का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और उसके लिए हम क्या लेके आए, राज्य बांस मिशन लेके आए 2013 में, जिसके तहत बांस की खेती को क्या करना था, बढ़ावा देना था। आपको याद रखना कि बांस कोई वृक्ष नहीं है, बांस मेनली क्या है, एक प्रकार का घास है। वृक्ष मत लगा के या ना, क्या है, बांस एक प्रकार का क्या होता है, घास होता है, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बांसों का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था। और राज्य बांस मिशन कब लेके आए हैं, 2013 में लेके आए हैं, ठीक है। इसे बेचने का एक डिपो बनाया गया है इंदौर में, कभी याद होता तो ठीक है, पर आपको याद रखना है बांसों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1973 में किया गया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर आपने हमें क्या बता दिया कि वनों का वर्गीकरण बता दिया, 5 आधारों पर बताया, आरक्षित, फिर संरक्षित, फिर अवर्गीकृत, फिर आपने वन विभाग के आधार पर बताया, क्षेत्र के आधार पर बताया, भूगोलिक आधार पर बताया, फिर उसके क्या उत्पादन के दृष्टि से बता दिया। फिर अब देखते हैं वन संपत्ति। वन संपत्ति क्या होती है कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यानी हम वनों का इस्तेमाल करके उसे संपत्ति के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने कि ऐसा पेड़ कटा, अब उसकी लकड़ी का इस्तेमाल हमने इमारती लकड़ी के रूप में किया और उसे बेचा। और कभी हमने जैसे मान लीजिए किसी वृक्ष हमारा महुआ है, तो महुआ बेचने पे हमें कितनी आय हो रही, तो उन्हीं को किसके अंतर्गत, वन संपत्ति के अंतर्गत लाते हैं। तो 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण का ही डाटा माना जाता है अभी तक कि मध्य प्रदेश की आय में लगभग 2.35% की क्या है, वन क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की आय में सहयोग करते हैं। इसकी जो संपत्ति उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक मुख्य संपदा और एक गौण संपदा। अब जैसे क्या होता है कि सीधे वनों से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे लकड़ी इसकी प्राप्त हो गई तो सीधे हम क्या करते हैं, उनका वनोपज का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जैसे भिलावा एक वृक्ष होता है, उसका क्या करते हैं, जैसे भिलावा का इस्तेमाल हम सिहाई बनाने में करते हैं, कि इसमें सिहाई बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके गौण प्रोडक्ट है। यानी वृक्षों से प्राप्त उनके जितने भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, यानी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उनको बेचने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसी को किसके अंतर्गत लाते हैं, गौण संपदा के अंतर्गत लाते हैं। पर यहाँ से बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि मध्य प्रदेश की आय में कितना योगदान है, 2.35% का योगदान है। अब प्रमुख वन उपज देखते हैं, तो तेंदुपत्ता हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगा, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल। लाख जबलपुर में, बांस मंडला सीधी में, सागौन हमारे सतपुड़ा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर साल हमें पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हर्रा कहाँ पर देखने को मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में। भिलावा छिंदवाड़ा में। तो भिलावा जो वृक्ष है उसका इस्तेमाल सिहाई बनाने में किया जाता है। तो सिहाई बनाने का उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है, छिंदवाड़ा में लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। बाकी हम उद्योग पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। गोंद हमें सीधी, शहडोल, मुरैना में देखने को मिलेगी। तो ये लॉजिकल है, कभी करना हो तो याद कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, सर वनों के लाभ क्या हैं। तो वनों के क्या होगा कि सर प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं कि सर वनों के उत्पाद का हम कहाँ पर उनको उपयोग कर सकते हैं, उत्पादों का। जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी को हमने बेचा और बेच के क्या कमाई, आय कमाई, तो वो किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष रूप से आता है। वृक्ष में क्या करते हैं, कोई जैसे कि आप तेंदू मान लीजिए, तेंदू को बेचकर क्या करते हैं, बहुत सारी जनजाति क्या करती है, अपना जीवन उपार्जन करती हैं। फिर जैसे मान लीजिए तेंदू पत्ता होता है, तेंदू पत्ता को इकट्ठा करके बेचते हैं, तो ये सब प्रत्यक्ष लाभ है। अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हो गए कि सर जब बाढ़ नियंत्रण के कार्य आता है, भूमि कटाव को रोकने के काम आते हैं, जलवायु को सम जलवायु बनाने में सहायक होते हैं। तो ये क्या है, कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं सर वन प्रशासन हमारे यहाँ कैसे चलता है। तो देखो सबसे पहले होता है वन मंत्रालय। किसी भी राज्य में वन मंत्रालय केवल एक होता है। फिर उसके बाद आता है वन व्रत। तो मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने हैं, 16 हैं। आपसे पूछेगा कि वनों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी है, तो आपको बताना है वन व्रत, जिनकी संख्या कितनी है, 16। फिर आता है वन मंडल, जिनकी संख्या 63 है। फिर आता है उप वन मंडल, जिनकी संख्या 135 है। फिर वन परिक्षेत्र आता है जो है 473। तो सबसे पहले यहीं से MPPSC में पूछेगा कि कुल वन व्रत कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको बताना है 16। फिर वन व्रत क्या होता है
कि इसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, मुख्य वन संरक्षक इसका क्या होता है, अधिकारी होता है। सबसे बड़ा वनव्रत आपको याद रखना है खंडवा है, और सबसे छोटा वनव्रत कौन सा है, नर्मदापुरम है। यहाँ पर नर्मदापुरम कर लेना, बस इतना ही प्रशासन में याद रखना है। अब हम बात करते हैं सर मध्य प्रदेश में वन संबंधी हमें महाविद्यालय और विद्यालय और बता दीजिए। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 2 महाविद्यालय हैं और 8 क्या हैं, फॉरेस्ट स्कूल हैं, यानी वन संबंधी स्कूल है। अब इसमें क्या होता होगा सर, ट्रेनिंग होती है। जैसे वन विभाग में आप जाते हो रेंजर बन के, तो उनकी ट्रेनिंग महाविद्यालय और स्कूल में भी होती है। फिर आप वन विभाग में क्या है, वन रक्षक बन के गए, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, स्कूलों में होती है। तो मध्य प्रदेश में 2 वन विद्यालय हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहला खोला गया था बालाघाट में। बालाघाट का आपको याद रखना, वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, यहाँ मध्य प्रदेश का प्रथम वन महाविद्यालय था, जिसे बालाघाट में 1979 में खोला गया था। दूसरा महाविद्यालय बैतूल में खुलता है, और बैतूल में 1980 में इसे खोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला वन महाविद्यालय कहाँ खोला गया था, बालाघाट में 1979 में। दूसरा 1918 में। 1980 में कहाँ पर खोला गया, बैतूल में खोला गया। अब सर फॉरेस्ट स्कूल और बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश में 8 फॉरेस्ट स्कूल हैं, एक है शिवपुरी में, दूसरा है उमरिया में, उमरिया के ताला में। इसे मेनली जैव विविधता स्कूल बोला जाता है, आपको याद रखना। क्या बोलोगे, जैव विविधता वन स्कूल। ये कहाँ पर है, उमरिया में। रीवा में गोविंदगढ़ है, जो कि क्या है, आमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर किला भी है, गोविंदगढ़ का किला, तो वहाँ पर क्या है, एक स्कूल है। फिर अमरकंटक अनूपपुर में, फिर सिवनी में है, फिर बैतूल में है, फिर पचमढ़ी नर्मदापुरम में भी एक वन स्कूल है, और झाबुआ में भी एक वन स्कूल है। तो आपको याद रखना है कि 2 तो हमारे यहाँ महाविद्यालय। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र राज्य का प्रथम महाविद्यालय था, जिसे कहाँ पर खोला गया था, बालाघाट में 1979 में खोला था। फिर फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय कहाँ पर है, बैतूल में 1980 में। यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं सर प्रमुख संस्थान और बता दीजिए वन से संबंधित, क्योंकि हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये वन अनुसंधान संस्थान वन यानी फॉरेस्ट के क्षेत्र में क्या करता है, रिसर्च का काम करता है। तो इसका प्रमुख हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में। उसकी एक शाखा हमारे मध्य प्रदेश में भी खोली गई है, जो कहाँ पर है, जबलपुर में है। उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी उसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर राज्य वन अनुसंधान संस्थान यानी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जबलपुर में। 1963 में इसे खोला गया था। फिर राज्य वानिकी अनुसंधान, वानिकी एवं मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट एवं ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, ये भी आपको याद रखना है। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आपको क्या रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, इसका आप ऐसे याद रख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है, भोपाल में। वो राज्य वन प्रबंधन संस्थान था, ये क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। इसलिए आपको याद रखना है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भा से भा कर लेना, भा से भारतीय, भा से भोपाल। तो भोपाल में आपको मिलेगा। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। किस देश की सहायता से की गई थी, तो स्वीडन देश की सहायता से की गई थी, जो एक यूरोपीय देश है। यहाँ भी PSC ने पूछा है, इसलिए आपको याद रखना है। संजीवनी संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। जड़ी बूटी केंद्र पचमढ़ी नर्मदापुरम में बनाए गए। तो ये प्रमुख संस्थान थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आपको पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं वन रिपोर्ट 2021 की हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 308 और 252 वर्ग किलोमीटर है। 38252 वर्ग किलोमीटर क्या है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। उसके कुल क्षेत्रफल पे मध्य प्रदेश के 77,493, कितना, 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे हमें कहाँ क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं।
तो यह मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 25.14% है। कितना, मध्य प्रदेश के 25.14% भाग पे क्या देखने को मिलता है, हमें वन देखने को मिलता है, यानी फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। पहली रिपोर्ट अभी इससे पहले 2021 से पहले 2019 में आई थी, तो 2019 की अपेक्षा में हम बात करते हैं कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 0.01% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में टोटल वन कवर कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितना, 25.14% भाग पर क्या हमारे यहाँ वन है। अति सघन वन की बात करते हैं तो अति सघन वन मैंने आपको पहले ही बताया था कितना, 70% से अधिक, तो 6,665 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे हमें अति सघन वन देखने को मिलते हैं, लगभग 2.16% भाग पर। फिर मध्यम सघन की बात करते हैं, जो मैंने क्या बताया था 40 से लेकर 70% तक, लगभग 34,209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे हमें देखने को मिलते हैं, लगभग 11.10% भाग पर। फिर हम खुले वन की बात करेंगे, यानी जो 10 से लेकर 40 तक 36,619 वर्ग किलोमीटर पर, लगभग 11.88% भाग पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी खुले वन देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। झाड़ियाँ मैंने बताई दी थी पहले भी। ट्री कवर्ड की बात करते हैं कि सर वृक्षों के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, तो जैसे कि ट्री कवर्ड घने के आबादी पे बात करते हैं तो लगभग 8,054 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, ट्री कवर्ड है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.16% है। अब बात करते हैं तो अब देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितना, 77,493 वर्ग किलोमीटर पे हमें वन देखने को मिलता है। तो यहाँ भारत में सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक वन कवर्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं तो सर जिले अनुसार और बता दी, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बालाघाट में, उसके बाद श्योपुर में, उसके बाद मंडला में। अति सघन वन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, बालाघाट में। मध्यम सघन वन हमें सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे, बालाघाट में। खुला वन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, श्योपुर में देखने को मिलेगा। सर सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ देखने को मिलेगी, पन्ना में। अब वन कवर में सर्वाधिक वृद्धि, यानी वन जो था उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई, तो आपको याद रखना है भिंड में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अधिकतम अति सघन वन से न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, तो उज्जैन में, सर्वाधिक बालाघाट में, न्यूनतम उज्जैन में। मध्यम सघन वन सर्वाधिक बालाघाट में, न्यूनतम शाजापुर में। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक श्योपुर में, न्यूनतम उज्जैन में। तो फिर यहाँ पर लिखा है सबसे कम फॉरेस्ट कवर्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, उज्जैन में, 0.60% के लगभग। कार्बन स्टॉक की बात करेंगे तो 8.46% पूरे कार्बन उत्सर्जन का कहाँ पर कार्बन स्टॉक किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, जिसमें क्या बताया मैंने आपको, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश में है, 25.14% भाग पर पाया जाता है। हमारे यहाँ सर्वाधिक खुले प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये मैंने आपको सब बताया, और डाटा को आपको याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेंगे। अब वन संबंधी अधिनियम की बात करते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, मध्य प्रदेश में लागू हुआ 25 अक्टूबर सन 1980 को। मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 1969 में लाया गया, 1 नवंबर 1969 में यह मध्य प्रदेश में लागू हुआ। लोक वानिकी अधिनियम 2001 में लाया गया, 12 अप्रैल 2001 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ। फिर जैव विविधता अधिनियम हमारे यहाँ 2002 में लाया गया था। इसके बाद हम अगले टॉपिक वन्य जीव में करेंगे। फिर देखो कुछ योजनाएं चल रही हैं, तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में आई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि निजी क्षेत्रों पर वृक्षों को बढ़ावा देना था। फिर तेंदुपत्ता संग्राहक कल्याण योजना आई 1 अप्रैल 2018 को, यानी जो लोग तेंदुपत्ता को बीनते हैं या इकट्ठा करते हैं उनके संरक्षण के लिए कौन सी लेके आई, तेंदुपत्ता संग्राहक कल्याण योजना। कब लेके आए थे, 1 अप्रैल 2018 में लेके आए थे। फिर उसी के लिए क्या लेके आए, चरण पादुका योजना लेके आए, कब, 19 अप्रैल 2018 को। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी तेंदुपत्ता बीनने जाते हैं उन लोगों के हम एक बोतल देंगे, साथ साथ चप्पल भी उनको देंगे, जिनको वो क्या हो, आसानी से वो वन में जा सकें और तेंदुपत्ता बीन सके। फिर एकलव्य विकास योजना आई थी 2010 में,
कि जो व्यक्ति जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य विकास योजना नवंबर 2010 में आई थी। फिर दीनदयाल वनांचल सेवा योजना 20 अक्टूबर 2016 को आई कि जो भी वन क्षेत्र में रहते हैं उनके कल्याण के लिए यह लेके आए थे। फिर लोक वानिकी योजना 1995 में आई। इसमें भी क्या है कि निजी स्वामित्व की जो भी एरिया पड़ा हुआ है उसमें वृक्षों को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ग्रीन इंडिया मिशन लेके आई 2016 में। उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में इनमें भी क्या करना है, वृक्षों का संरक्षण करना है इस मिशन के तहत भी। तो याद रखना 2016 में आया था। इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा सामाजिक वानिकी और लोक वानिकी। तो समाज थोड़ी छोटी होती है इसलिए 1976 याद रखना, लोक थोड़ा बड़ा होता है तो 1995, ऐसा कुछ लिंक करके आप याद रख लेना। तो ये कुछ योजनाएं जो वन से संबंधित थी, ये सब आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि सर कुछ अन्य बिंदु बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश भारत में पहला राज्य है जिसने क्या किया था, वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 1970 में किया था। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हमारे यहाँ 1964 में होता है। फिर मैंने आपको बताया था वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1970। बांसों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1973 में किया गया था। अब कार्बन फ्लक्स टावर की बात करते हैं तो पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ पर लगाया गया, 2012 में बैतूल में लगाया गया था। दूसरा कार्बन फ्लक्स टावर मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में लगाया गया। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर कुछ आ जाओ तो मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश वनांचल संदेश पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ऑपरेशन MP बायो 2017 में लाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच क्या है, एक समझौता है। मध्य प्रदेश में 29 वन जिले हैं, साथ साथ 925 वन ग्राम है, ये भी याद रखना है क्योंकि फैक्चुअल से याद हो जाता है। हर्बल मेला 2011 से हर साल भोपाल में लगाया जाता है। फिर प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति मध्य प्रदेश के बोरी अभ्यारण्य, कहाँ से, बोरी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, नर्मदापुरम में स्थित है, 1860 में शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में पहली ब्रिटिशकालीन वन नीति 1860 में नर्मदापुरम जिले में स्थित बोरी अभ्यारण्य से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में का जो राजकीय मछली है महासीर, उसका संरक्षण बड़वाह जिले में किया जा रहा है और इसे 2011 में क्या किया गया था, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। एक नक्षत्र वन क्षेत्र बहुत फेमस है जो कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। फिर देखिए मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सागौन जिले की हमें अधिक सघनता देखने को मिलती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया जबलपुर का, उसके द्वारा वानिकी संदेश व वन धन नाम की पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। मध्य प्रदेश ने 2013 में 2023 में बफर में सफ़र जोन स्टार्ट किया था, यानी इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में पर्यटनों को बढ़ावा देना। त्रिफला के अंतर्गत हर्रा, बहेड़ा और आंबला शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है, MPPSC ने पूछा हुआ है। फिर ये आपको केंद्रीय सामाजिक वानिकी जबलपुर में है, कोई मतलब नहीं है। नीम की खेती के लिए निमाड़ प्रसिद्ध है। एक गुग्गल नामक पौधा है, ये आपको याद रखना है। कौन सा? गुग्गल नामक पौधा। ये क्या है, औषधीय वृक्ष है जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत वाले क्षेत्र में पाया जाता है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए 5 जून 2020 कोरोना काल के दौरान थैंक्स मोम एक कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, MP वन मित्र ऐप लेके आई गई है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट यानी वन से रिलेटेड हर फैक्ट क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, साथ साथ समझ लिया है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया। हमने योजनाएं देखी, फॉरेस्ट प्रबंधन देखा, स्कूल देखा, साथ साथ प्रमुख योजनाएं भी देख ली है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था 25.14% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर सर पानी ज़्यादा गिरता है, वहीं पे हमें सघनता देखने को मिलेगी। तो आप लॉजिक भी लगाओगे तो कहाँ पर, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। ग्वालियर के आइट साइड नहीं, नरसिंहपुर के आइट साइड नहीं, तो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। फिर अगला आता है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया है। तो मैंने क्या बताया था कि अति सघन 70 से अधिक, मध्यम सघन 40 से 70, फिर खुला वन 10 से लेकर 40,
तो इसमें क्या 10 से लेकर 40 वन भूमि पर यहाँ पर वृक्ष हो गए, वही उसको किसके अंतर्गत लाया जाता है, खुले वन के अंतर्गत। 10% कम के अंतर्गत झाड़ी के अंतर्गत लाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के भारत के किस राज्य में सागौन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो मैंने आपको बताया था लगभग 20% कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर आगे आइए, आगे प्रश्न देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस प्रकारों के वन के अधीन है, तो मैंने आपको बताया था खुले वन लगभग 11.88% भाग पर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के खुले वन सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर खुले वन हो जाएगा। फिर क्या है, मध्य प्रदेश में किस निम्नलिखित जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो बालाघाट में मैंने आपको बताया था। फिर आगे आइए, मध्य प्रदेश के वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर उज्जैन है, बताया है। फिर मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने बताया था 24 जुलाई सन 1975, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1975। एग्जाम में पूछे गए इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, IIFM भा से भा याद रखने को बोला था, तो भारतीय भोपाल, तो भोपाल में स्थित है। 1982 स्वीडिश देश की सहायता से बनाया गया था। फिर अगला है, मध्य प्रदेश का पहला कार्बन फ्लक्स टॉवर किस जिले में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर है बैतूल। दूसरा कहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में लगाया गया। तो दोस्तों हमने इससे रिलेटेड MCQ भी सॉल्व किए। अब मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। फिर दूसरा है, राज्य बांस मिशन कब शुरू किया गया था। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के वन्य जीव, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रामसर साइट, फिर भौगोलिक क्षेत्र, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।